जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। लेकिन थोड़े से आप सभी परेशान भी हैं, और परेशान हैं हरियाणा के द्वारा एक साथ से जो ये आपको तुरंत ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है। एक कहीं न कहीं आप अपनी रणनीतियों के साथ तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी एक साथ डेट आने से एक थोड़ा-सा प्रेशर आप सभी महसूस कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं एक बात कहूँ कि ये जो डेट एक साथ से आई है, ये सभी के लिए एक साथ आई है। इसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, परेशानी उनके लिए है जिनकी तैयारी नहीं थी। जिनकी तैयारी है, उनको कतई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना जो आपने अब तक अच्छे से पढ़ा है, उस पर एक भरोसा रखिए और बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। सभी को राम-राम, सभी को नमस्कार। भैया, क्लास लेट इस वजह से हुई, मैं आपको बताऊँ तो मेरी तो एक क्लास और पहले चलती है 7 से 8, तो मैं उसे 8 छोड़कर बिल्कुल तैयार बैठता हूँ, क्योंकि मेरी सुबह 3 लगातार क्लास होती हैं। अब एप्लीकेशन में बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी हमारे में, शायद इंटरनेट का इशू रहा होगा, इस वजह से आपकी ये क्लास लेट हुई है। मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले ही दिन क्लास लेट हुई उसके लिए। खैर कोई नहीं, कल से ये क्लास आपको लगातार देखने को मिलेगी। तो सभी साथी हमारे आ चुके हैं, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और राम-राम। सर, पहले वाला रिवाइज़ करें या नया करें? भाई, दोनों काम आपको करने रहेंगे, क्योंकि देखो अभी आपका सिलेबस थोड़ा-सा बचा हुआ है। अगर ऐसा होता कि 5-7% सिलेबस बचता, तो मैं सलाह देता कि छोड़ दो। लेकिन जब सिलेबस आपका 20-1% बचा हुआ हो, तो 20% पे रिस्क मत लीजिए। इस मतलब कट थ्रोट कंपटीशन में, गले काट कंपटीशन में 20% पे तो रिस्क नहीं लेंगे। तो आप नया भी पढ़ते रहिए और पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ भी करते रहिए। देखिए, बात रही फिजिक्स की, अगर बात हम भौतिक विज्ञान की करें, तो मैं आपको तकरीबन इसमें 12 से 15 क्लास दूँगा। केवल 12 से 15 क्लासेस में आपको वो कंटेंट मैं दूँगा जो आपका एग्ज़ाम पार करा देगा। मात्र 12 से 15 क्लासेस, और एग्ज़ाम में आप सभी का कंटेंट अच्छा हो जाएगा। याद करने की बात रही, मेरी क्लास में कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको कुछ घर जाके याद करने की ज़रूरत है। हालांकि याद हमें करना पड़ेगा, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। इन तरीकों के साथ हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब आप कह रहे होंगे कि कहते तो सब हैं, करके दिखाएं। हाँ, बिल्कुल आपकी सही बात है। आप इन चीज़ों को तभी जानेंगे जब हम आगे चल देंगे। चलिए, हाँ, बिल्कुल। अप टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हम पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लेवल का कंटेंट है उसको पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपके मन में आएगा कि हम आप फिजिक्स कितने क्लास में कराते हो? वैसे सामान्यतः मैं 25 क्लास में कराता हूँ। तो यहाँ आप 15 क्लास में कराओगे, इसका मतलब ये है कि आप सिलेबस को छोड़ दोगे। जी नहीं, हम सिलेबस को छोड़ेंगे नहीं, सिलेबस पूरा ही पढ़ेंगे। बस यहाँ पर मैं आप सभी से एक कोऑपरेशन चाहूँगा, और कोऑपरेशन ये होगा कि देखो, मैं किसी बैच में पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं करता। मैं सारी चीज़ें हाथ से लिखकर पढ़ाता हूँ, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं हाथ से ही लिखता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा-सा इस्तेमाल करेंगे पीडीएफ का। जो लंबी-लंबी चीज़ें होंगी जिनको लिखने में हमारा समय जाएगा, उनको हम पीडीएफ की मदद से पढ़ेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे पीडीएफ से पढ़ लेना या उसको नोट करके पढ़ लेना। मेरी सलाह रहेगी कि उनको पीडीएफ से ही पढ़ लेना, नोट करने का समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है? चलिए, मैं बैठकर क्यों पढ़ा रहा हूँ? ज़रूर आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं तो डाउट आपका रहेगा। मेरे पैर का अभी ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के कारण मैं अभी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, या खड़ा होता भी हूँ थोड़ी देर में ही तो मेरे पैर में दर्द होने लगता है। इसलिए मैं बैठकर ही आपकी इन क्लासेस को करूँगा। क्लासेस में मैं नीचे कैसे लिखूँगा? तो हमारे पास एक ये यंत्र है, इसका नाम पेन टैब है। मैं यहाँ नीचे लिखता रहूँगा, यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। आपके लिए शायद ये चीज़ नई होगी, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा-सा प्लीज़ कोऑपरेट करेंगे, एक दिन में आपको इसकी हैबिट लग जाएगी। चलो, अब शुरू करते हैं। बहुत कम समय हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़िज़िक्स में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या-क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा, जो जैसे मान लें कि किसी मकान की नींव है, वो है यूनिट्स। उसके अलावा दूसरा चैप्टर है हमारा मेज़रमेंट, यानी कि मापन। उसके अलावा तीसरा चैप्टर है हमारा गति, यानी कि मोशन। चौथा चैप्टर है हमारा गति के नियम, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। पांचवा चैप्टर हमारा आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर।
यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, आगे देखें आप। अगला चैप्टर जो हमारा रहता है, छठा चैप्टर, वो रहता है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा रहता है, सेवंथ चैप्टर, वो रहेगा प्रेशर, यानी कि दाब। अगला चैप्टर हमारा आएगा वेव, यानी कि तरंग। अगला चैप्टर हमारा रहेगा साउंड, यानी कि ध्वनि। 10वां चैप्टर हमारा रहेगा हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा एवं ताप। ठीक है, ये 10 चैप्टर हो गए हमारे यहाँ तक के। उसके अलावा आपका 11वां चैप्टर जो आएगा, 11वां चैप्टर आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। 12वां चैप्टर आपका आएगा मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबक। और 13वां चैप्टर आपका आएगा लाइट, यानी कि प्रकाश। तो ये 13 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अभी देखो, वैसे मैं मोस्टली चीज़ें हाथ से ही लिखकर पढ़ाता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैंने बताया भी था। मेरी क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं आपको प्रॉपर दिखेंगी, बोलने में भी और लिखने में भी और कहने में भी। उसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ा सा जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी जिनको लिखने में समय जाएगा, उनको हम पीडीएफ की मदद से करेंगे बस। बाकी सब कुछ ओके रहेगा। शुरू कर दिया जाए? कहो एक बार भाई जय बाबा की, लगाओ नारा फटाफट से, और फिर हम लोग शुरू करें इस दंगल बैच के दंगल को। और अगले 12 से 15 दिनों तक ये जो दंगल चलेगा, इसमें आप सभी अपना जोर आजमा रहे होंगे। एक बेहतर ज़बरदस्त तरीके से आप सभी मजबूती से तैयारी कर रहे होंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब लाइट वाले चैप्टर में आ जाता है, प्रकाश वाले चैप्टर में ये सब आ जाता है। सारा सब कुछ इसी में इंक्लूड रहेगा। ऑप्टिक्स, लाइट कह लो या ऑप्टिक्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए। तो जय माँ सरस्वती। लगभग 13 से 15 दिन का क्लास, दिन नहीं कह रहा हूँ मैं, 13 से 15 क्लास कह रहा हूँ। एक हो सकता है संडे में भी हम 2 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लगा लेंगे, तो मैं 13 से 15 क्लास कह रहा हूँ, दिन नहीं कह रहा हूँ। चलो भैया जी, कर दिया जाए शुरू। और हम हरियाणा वालों के बीच पहला चैप्टर यूनिट्स, यानी कि मात्रक शुरू करेंगे। तो मात्रक जो है, यूनिट्स जो है, सबसे पहले इसमें आप ये जानिए कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, हम भौतिकी में पढ़ेंगे क्या। देखिए, भौतिकी जो है ये है नेचर का अध्ययन, ये है प्रकृति का अध्ययन। अब प्रकृति से आपके मायने क्या होते हैं? आप कहते हैं जी हमारे आसपास जो हरियाली है, सावन का महीना शुरू हो गया है आज से, तो अब हरियाली रहेगी, यही प्रकृति है। नहीं, ठीक है उमेश, मैं लाइट को पहले करवा दूंगा, किसी संडे में क्लास लगा लेंगे लाइट की। तो ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति ये भी है, इसके अलावा आसपास आप जहां भी नजर उठा के देखते हैं, मतलब इंसान ने जो नहीं बनाया वो, उसके अलावा सब प्रकृति है। और आप नजर उठा के देखें तो बहुत थोड़ी सी चीजें इंसान ने बनाई हैं। जबकि आप देखें खुला इतना बड़ा आसमान, उसने होने वाली अजीबो गरीब घटनाएं, इतने बड़े महासागर, इतने बड़े फैले हुए जंगलें। और ये तो केवल मैं एक ग्रह की बात बता रहा हूँ आपको, पृथ्वी की। अगर आप दूसरे ग्रहों पर जाएं, और आज हम जो कल्पनाएं करते हैं कि हो सकता है इस दुनिया में, इस संसार में हमारे जैसे कोई और लोग भी हों, जिनको हम एलियन वगैरह आदि आदि के नाम से जानते हैं, तो ये सारा का सारा प्रकृति के अंडर में आता है, नेचर के अंडर में आता है। और जब इंसान की उत्सुकता इन चीजों को समझने की, सीखने की बढ़ी, तो उसने भौतिकी के नियम, भौतिकी के कानून आदि सबको पढ़ना शुरू किया। तो भौतिकी प्रकृति का अध्ययन है, और प्रकृति से तात्पर्य आप समझ गए होंगे। तो भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है, ये किसका अध्ययन है? स्टडी ऑफ नेचर है। देखो, वैसे तो मैं हमेशा आपको नोट्स बनाने की सलाह देता हूँ, लेकिन इस बैच में आप नोट्स मत बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि हम जो ज़्यादा लंबी लंबी सी चीज़ें हैं उनको पीडीएफ की मदद से पढ़ेंगे, समय बचाने के लिए। आप अगर नोट्स बनाओगे, तो नोट्स बनाने में फिर आप लिखने के लिए समय मांगोगे, वो केवल टाइम वेस्ट है। देखो, एक चीज़ समझो, ज़्यादा फोकस हमें रखना है समझने पर। हालांकि किसी और बैच में मैं ऐसा नहीं कहता, यहाँ पर थोड़ा सा समय कम है, तो इस समय को मैं कहाँ बचा रहा हूँ, जिस काम को आप खुद भी कर सकते हैं। मैं समझाने वाले चीज़ों पर समय नहीं बचा रहा हूँ, ना सिलेबस काट रहा हूँ,
मैं समय बचा रहा हूँ उन चीज़ों पर जिनको आप स्वयं कर सकते हैं। और मुझे मुझे करना पसंद नहीं है ये, मैं तो खुद क्लास में ही नोट्स बनवा रहा हूँ, बट इस बैच में थोड़ा-सा प्लीज़ मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। तो मैं पीडीएफ से पढ़ाऊँगा, आप एक बार पढ़ के देखना, आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं हाथ से पढ़ा दूँगा। हालाँकि आपको दिक्कत नहीं आएगी पीडीएफ में, बट आप नोट्स मत बनाइए, पीडीएफ सेव कर लेना और पीडीएफ से ही पढ़ लेना। नोट्स बनाने के चक्कर में इस वाली क्लास में मत रहिए, फिजिक्स वाली में। पीडीएफ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज तो पूरा हाथ से ही लिख के पढ़ाऊँगा मैं, कल से पीडीएफ की मदद से हम शुरू कर देंगे। चलो, पहली बार फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। आप इस बैच के बाद मेरे हिसाब से बहुत सारे सब्जेक्टों से आपको प्यार हुआ होगा, फिजिक्स उनमें से आपकी एक लिस्ट में जुड़ जाएगा, बस इतना मेरा आपसे वादा है। बाकी तो चीज़ें आपको जब मैं करूँगा तब दिखेंगी, शब्दों में उतना अच्छा कहने में किसी चीज़ को नहीं लगता है। चलिए, तो भौतिकी जो है वो किसका अध्ययन है? प्रकृति का अध्ययन है। ये बात मुझे समझ में आ गई कि भाई भौतिकी जो है वो प्रकृति का अध्ययन है, यानी कि दिस इज द नेचर ऑफ, सॉरी, दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर। दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर कि भैया जी ये प्रकृति का अध्ययन है। प्रकृति का तात्पर्य हम समझ गए। उसके अलावा तमाम दुनिया जहान की जो चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बन रही हैं, आप देखें, गर्मी लगी पंखा चला दिया, सर्दियों में सर्दी लगी हीटर चला दिया, आपको कहीं दूर जाना है बाइक पे बैठ गए, कार में चले गए, एरोप्लेन से चले गए, आजकल तो इंसान कुछ पैराग्लाइडिंग वगैरह कर करके उड़ भी रहा है। तो तमाम तरह की चीज़ें आप देखिए, ये सब कौन बना रहा है? इनको इनको विज्ञान बना रही है, विज्ञान और इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग मिलकर बना रही है। और उसमें जो भौतिकी है, उसमें जो फिजिक्स है, उसका अपना एक अहम रोल है। तो भौतिकी जो है वो प्रकृति का अध्ययन है, ठीक है। अब भैया एक मेरे साथी ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं? मैंने कहा भाई बिल्कुल घूमते हैं। ये मान लो सूर्य है और ये हमारी धरती माता। और उसने कहा भैया जी धरती माता जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। हमने कहा भाई सभी ग्रह लगाते हैं। उसने कहा एक बात बताइए, अगर पृथ्वी अभी यहाँ है और ये यहाँ से एक काम करें, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक चक्कर लगा दें, यानी कि यहाँ से और यहाँ ये आई हैं, तो मुझे बताओ कि ये कितना समय ले रही होंगी, कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा होगा। मैंने कहा देख भाई, तुझे अगर समय पता करना है तो तुझे पता होनी चाहिए चाल यानी कि स्पीड, और तुझे पता होनी चाहिए दूरी यानी कि डिस्टेंस। मैंने पूछा क्या तुझे ये दोनों चीज़ें पता हैं? उसने कहा हाँ, मुझे दूरी भी पता है, मुझे चाल भी पता है। तो आप लोग बताओ, क्या चाल और दूरी पता होने पर आप समय कैलकुलेट कर सकते हो? यस और नो? मैं 13 घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा सीईटी हो जाएगा? देखो साथी, मैं थोड़ा सा आपसे खैर बाद में जुड़ा हूँ, तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता है कि आप लोगों ने किस स्तर की तैयारी की हुई है, बट उम्मीद है आप सभी ने बहुत मेहनत के साथ तैयारी की है। और आपने जिन जैसे टीचर्स ने शुरू से आपको गाइड किया होगा, अगर उसी पैटर्न पर तैयारी की है तो निश्चित तौर पर आपका सीईटी क्लियर होगा। और बात क्लियर होने की नहीं है, एक अच्छे स्कोर की है। ठीक है, सभी निकाल सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका नाम क्या होता है, ये क्या कहलाती हैं? भाई नाम से मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि गेहूं हो गए, चावल हो गए, बाजरा हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? तो आप कहोगे भैया ये अनाज कहलाते हैं। मैं कहूँ पनीर हो गया, दूध हो गया, चाय हो गई, मठा हो गई, ये क्या कहलाते हैं? आप कहोगे भैया डेयरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो समूह का एक नाम होता है, ऐसे ही इनका नाम क्या है? यहाँ पर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको चाल, दूरी और समय का सूत्र आता है या नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनको क्या बोलते हैं। तो देखो, विज्ञान की भाषा में इनको आप राशि बोलते हो, इनको आप क्वांटिटी बोलते हो। देखो ये पहली क्लास है, ये पूरी फिजिक्स को समझने के लिए एक आधार है। जैसे मकान बनाने के लिए एक नींव रखते हैं ना, और नींव मजबूत है तो कितना ही ऊपर मकान बनाते चले जाओ, वैसे ही आज की क्लास एक आधार है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आगे आप किसी भी स्तर की चीज़ों को समझ जाएंगे। तो भाई राशि क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, जिनकी मदद से हम भौतिक विज्ञान की घटनाओं को पढ़ते हैं या भौतिक विज्ञान को हम समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात में सोचो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप सभी राशि, मात्रक, इनमें बड़े कंफ्यूज होते हो। कई बार आप राशि को मात्रक कह रहे होते हो, मात्रक को राशि कह रहे होते हो। तो ये आपको एक क्लियर होना चाहिए कि क्वांटिटी और यूनिट्स क्या होती हैं।
जैसे अंजलि गुड़िया ने यूनिट्स कह दिया, नहीं ये यूनिट्स नहीं है, ये क्वांटिटीज हैं। और भी आप राशियां पढ़ते हो, राशि का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जिसे मापा या तोला जा सके, उसको हम राशि कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। आप तमाम जो चीजें पढ़ते हो, बल पढ़ते हो, संवेग पढ़ते हो, आवेग पढ़ते हो, त्वरण पढ़ते हो, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ते हो, ये सब राशियां हैं, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। भाई कितना बल लगाया, कितना फोर्स लगाया, कितना तुमने वर्क किया, कितना काम किया, इस आदमी के अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है, तो ये सब राशियां होती हैं, क्वांटिटी होती हैं। तो क्वांटिटी क्या होती है कि जिन्हें मापा या तोला जा सके और इनकी मदद से हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो राशि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है समझना। राशि की डेफिनेशन आप लिखेंगे, हालांकि ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी कि राशि की परिभाषा बताओ, परंतु पूरी फिजिक्स में राशि ही राशियां चलेंगी। भाई पूरी फिजिक्स में है क्या, हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर में आपको राशियां ही तो पढ़नी है, 3 राशियां, 4 राशियां, 5 राशियां, तो पूरी फिजिक्स राशियों का अध्ययन है। ठीक है, राशि यानी कि क्वांटिटी क्या होती हैं, राशियां होती हैं कि जिन्हें मापा या तोला जा सके, जिन्हें मापा या तोला जा सके तथा भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक होती हैं। ये भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक होती हैं। तो आप कहोगे विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सके, एंड नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ फिजिक्स, कि भाई ये नेसेसरी हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए। देखो दोस्त, एक वादा मैं तुमसे कर रहा हूं सचिन, कि आपको मेरी क्लास में कभी ये मलाल नहीं रहेगा कि यार अगर पहले पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा पढ़ लेते और एग्जाम आने पे पढ़ रहे हैं तो घटिया पढ़ रहे हैं, ये मलाल आपको मेरी क्लास में नहीं होगा। सिर्फ मुझे आप 3 दिन का समय दे दो, 3 क्लास आप मेरी कर लो, आपके ये सब डाउट दूर हो जाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप मेरा किसी, जब इस सिलेबस को हम ख़त्म कर लें, किसी दूसरे बैच से सिलेबस मिला लेना जो आप ही के स्तर का हो, आपके स्तर का होना चाहिए, एक शब्द मैं नहीं छोड़वाऊंगा। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं हाथ से लिख रहा हूँ, जैसे अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर आप नोट करोगे तो इसमें एक टाइम लगता है, इस टाइम को हम बचा लेंगे। कल से मैं पीडीएफ पे लिखा हुआ ये लाऊंगा, और मेरे लिए तो डबल मेहनत है। मुझे तो ऐसे पढ़ाना आसान लगता है, मुझे पीडीएफ वाला झंझट बहुत बेकार लगता है। पहले बैठ के पीडीएफ के लिए कंटेंट दो, पीडीएफ टाइप करवाओ, फिर क्लास में डबल मेहनत। लेकिन वो करनी पड़ेगी हमें, वो मतलब जो आपका समय क्लास में बच सकता है उसको मैं बचाऊंगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बार सभी थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई है कि क्या मात्रक होते हैं और क्या राशियां होती हैं। नोट नहीं करना है आपको, आपको पीडीएफ की मदद से पढ़ना है। एक बार फटाफट से थम्स अप करिए कि ठीक है भैया जी, यहाँ तक मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आपके कमेंट की स्पीड थोड़ी सी कम है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए, हम मान लीजिए राशियां मापते हैं, हम मान लीजिए क्वांटिटीज मापते हैं। जैसे मान लो मैं दुकान पर एक राशि लेने गया, राशि क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी चीज का वजन, कह सकते हो आप, मास। मान लो मैं चीनी लेने गया, एक राशि लेने गया मैं, चीनी, शुगर। और चीनी लेने के लिए मैंने दुकानदार अंकल जी से कहा, अंकल जी हमें ना तुम 10 चीनी दे दो, हमें 10 चीनी दे दो। तो मुझे बताओ कि क्या अंकल जी को ये बात समझ में आएगी। अंकल जी कहेंगे, अरे सुबह सुबह भांग पी ली दिख है, 10 चीनी कहा हुआ है। मैं कहूँ ओह अच्छा, 10 किलोग्राम चीनी दे दो। यानी कि मैं यहाँ कुछ लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से इस राशि को मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा था। द्रव्यमान क्या है, एक राशि है, एक क्वांटिटी है। तो एक क्वांटिटी को अच्छे से समझने के लिए
मुझे न्यूनतम दो चीज़ों की तो आवश्यकता है कि भाई एक तो उसका संख्यात्मक मान कितना है। ये जो संख्या है इसको हम कहते हैं संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान या इसी को हम कहते हैं परिमाण। आपने शायद बहुत रटा होगा, परिमाण परिमाण कुछ तो कह लेते हैं। यार गलत लिख रही है परिमाण, ये तो परिणाम होना चाहिए था। नहीं, परिमाण ही होता है, परिमाण। तो परिमाण इंग्लिश में क्या कहेंगे? या तो इंग्लिश में कहेंगे हम इसको कि भाई ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, या इसको कहेंगे हम कि ये मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी राशि को अच्छे से समझने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो उसका परिमाण और एक उसका मात्रक। एक उसका मात्रक यानी कि यूनिट। तो ये क्या है? ये है इसका मात्रक यानी कि यूनिट। तो मात्रक के बगैर आप किसी भी राशि को अच्छे से नहीं समझ सकते हो। अब मान लो तुमसे कोई कहे कि भाई यार तुम्हारे गांव में जो मंदिर है भैया वहां तक कितना समय लगेगा? तुम कहो 10 को समय लगेगा, कुल 10 समय लगेगा, तो आप नहीं समझ पाओगे यार इसने क्या कह दिया। उसको कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि यार 10 सेकंड लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे। तो ये सेकंड हो गए, मिनट हो गए, ये सब क्या है? ये मात्रक हैं, ये यूनिट्स हैं। भाई सभी से एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हाथ जोड़कर है, कि हर एक ना शब्दों में डिफरेंस जरूर रखना है आपको, कि राशि क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक की अगर मैं परिभाषा समझूं तो वो ये है कि मात्रक वो हैं जिनकी मदद से राशि को मापा या तोला जाता है, या जिनमें राशि को मापा या तोला जाता है। मैं सही कह रहा हूं? अगर हाँ तो एक बार हम सब करेंगे और मात्रक की परिभाषा लिखेंगे कि भाई मात्रक जो है, यूनिट जो है, उसका मतलब है कि जिनमें राशि को मापा या तोला जाता है। जिनमें राशि को मापा या तोला जाता है विद द हेल्प ऑफ विच ए क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ विच अ क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड, जिसमें किसी राशि को मापा या तोला जाता है उसको हम कहते हैं मात्रक यानी कि यूनिट। यहां तक की बात भी हमें क्लियर है। मात्रकों के कुछ उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो अवश्य लिख सकते हैं। एग्जाम्पल रहेंगे इसके, जैसे कि किलोग्राम है, और जैसे कि समय है। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में मापोगे, समय को सेकंड में मापोगे। सेकंड हिंदी में लिखना चाहें ऐसे लिख देंगे किलोग्राम, और सेकंड को लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, आदि और भी बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। आदि तो नीचे लिखा जाएगा, ईटीसी। ठीक है, चलो भैया जी यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई। अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। अब देखो, मात्रकों के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वो ये है कि दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर मैं कुछ 80% देशों की बात करूं जिनमें अपना पूरा एशिया महाद्वीप भी शामिल है, जिसमें अपना पूरा भारतवर्ष, एशिया महाद्वीप पूरा शामिल हो गया, भारत उसी में आ जाएगा। सर फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या है? ये यूनिट या क्वांटिटी? आप खुद एक बार सोच कर देखिए इस बात को। टाइम स्पीड डिस्टेंस में किसी को मापा जा रहा है या उनको मापा जा रहा है? दो बात सोचिए आप, कि उसकी मदद से किसी को मापा जा रहा है या उल्टा उनको मापने के लिए किसी की जरूरत है। दूरी है, क्या दूरी की मदद से तुम चीनी माप सकते हो? क्या दूरी की मदद से तुम समय माप सकते हो? नहीं। अरे दूरी को मापने के लिए उल्टा तुम्हें इंच टेप चाहिए, फुटा चाहिए, कोई मीटर चाहिए। तो जिसको मापा जाएगा वो राशि है। तो दूरी क्या है? दूरी एक राशि हो गई। आगे बात समझ में? और मीटर जो है, क्या उसको मापने की जरूरत पड़ रही है या उसकी मदद से किसी को मापा जा रहा है? तो आप कहोगे यार उसकी मदद से किसी को मापा जा रहा है। तो मीटर की मदद से किसको मापा जा रहा है? दूरी को। मीटर की मदद से डिस्टेंस को मापा जा रहा है। तो मीटर एक यूनिट हो गई और डिस्टेंस एक क्वांटिटी हो गई। ऐसे आप फर्क कर सकते हैं राशि में और मात्रक में, क्वांटिटी में और यूनिट में। आगे बात समझ में? एक बार कंफर्म जरूर करना कोमल। चलो, तो 80% देशों में
मात्रकों की जो पद्धति इस्तेमाल होती है, मात्रकों की पद्धति का मतलब जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया में अगर आप दूरी की बात करते हैं या लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई को किस में मापना पसंद करते हैं लोग? पसंद का मतलब कंफर्टेबल किस में होते हैं? देखो लंबाई तो मापने को तुम किसी में भी माप लो यार, सेंटीमीटर में माप लो, किलोमीटर में माप लो, जिसमें चाहे उसमें मापो, लेकिन हमारे मुंह से जनरली क्या निकलता है, हम कंफर्टेबल ज़्यादा किस में होते हैं? तो वो होते हैं मीटर में। आप दुकान पे जाएंगे कपड़ा लेने कि भैया थोड़ा कपड़ा दिखाइए, कितना भैया? 1.2 मीटर। भैया 1.5 मीटर कपड़ा दे दो, तो 1.5 मीटर कपड़ा आपको मिल जाएगा। अब आप दुकानदार से कहें 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल के कि 150 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, तो उसको लगेगा 150 इतने बड़े कपड़ा को कहाँ करेंगे, जबकि बात तो वही है। आप दुकान पे जाते हो, किलोग्राम में कहना पसंद करते हो, दुकानदार को किलोग्राम में कहना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। आप कहो 1 किलो चीनी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किलोग्राम को ग्राम में बदल के कह दो, बात तो वही है। आप कहो अंकल जी हमें 1000 ग्राम चीनी दियो, अंकल जी कहेंगे तेरी खोपड़ी खराब है गई है यार, हर दिन का परेशान ही करे। तो बात एक ही है, लेकिन लोग किस भाषा में समझना पसंद कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इंडिया में या पूरे 80% देशों में लंबाई को लोग मीटर में कहना या सुनना पसंद करते हैं, मापना पसंद करते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। ये कौन है? यहां पर मैं राशि लिख रहा हूं, यहां पर मैं क्वांटिटीज लिख रहा हूं, और यहां पर उनके मात्रक लिख रहा हूं। यानी कि इस टॉपिक को नाम देंगे हम कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स मात्रकों की पद्धति। अब दूसरी राशि हमारी आती है लंबाई के अलावा, ये उठा लेते हैं, कलर को लेंगे, लंबाई, उसके अलावा दूसरी राशि आती है हमारी द्रव्यमान यानी कि मास। तो द्रव्यमान को हम किस में नापना पसंद करते हैं? अब फिर से वही बात है, मैंने आपको बताया किलोग्राम में नापना पसंद करते हैं। उसका एक फायदा ये भी है, देखो द्रव्यमान को नापने को तो आप पाउंड में भी नाप लो, एक यूनिट है पाउंड द्रव्यमान की। लेकिन दिक्कत क्या होगी, जैसे मान लो मैं आपको इतनी सी चीनी दूं, आपके हाथ पे रखूं और कहूँ कि भैया कितनी चीनी है, या फिर मैं आपको कहूँ भैया 5 किलो चीनी है, ले इसे घर ले जाके दे दियो, तुम कहोगे 5 किलो तो ना, इतनी सी चीनी है। तो आप हाथ से ही तोल दोगे, उतनी को अंदाजा लगा दोगे। लेकिन मैं आपके हाथ पे 5 पाउंड चीनी रखूंगा, ले भैया 5 पाउंड चीनी है, क्या आप अंदाजा लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। इसलिए हम कंफर्टेबल होते हैं किलोग्राम में। तो द्रव्यमान को मापने का मात्रक 80% देशों में क्या इस्तेमाल में लाया जाता है? किलोग्राम। और भाई समय का तो यूनिवर्सल मात्रक सेकंड है। यूनिवर्सल का मतलब पूरे ब्रह्मांड में सेकंड मात्रक है। अगर एलियन का एलियन अपने किसी दोस्त को फोन करेगा कि हाँ भाई कितनी देर में आ रहा हो यार, बहुत देर लगा दी, तो वो भी कहेगा 1 सेकंड में आ रहा हूँ बस। तो समय का जो मात्रक है वो तो यूनिवर्स में पूरे में सेकंड ही चलेगा। समय एक राशि हो गई, टाइम एक राशि हो गई, और सेकंड उसका एक मात्रक हो गया। लेकिन वहीं कुछ, अगर आप 10% देशों में जाएंगे, 10% देशों का मतलब जैसे आप जाएं फ्रांस में, आप कभी फ्रांस के टूर पर जाएं, तो फ्रांस में आप पाएंगे, अच्छा क्रिकेट कौन कौन देखते हैं, चलो फ्रांस की बात उनको वहां से समझ आएगी। तो जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि क्या कभी बॉल के वजन को किलोग्राम में सुनते हो? आप बताओ, कि कभी पिच की लंबाई को तुमने मीटर में सुना है? अगर नहीं तो फिर किस मात्रक में सुना है वो मुझे बताओ। है ना? बहुत बढ़िया। तो आप बॉल के वजन को कभी भी किलोग्राम में नहीं सुनते हैं, आप सुनते हैं, बॉल के वजन को आप हमेशा सुनते हैं पाउंड में, और पिच की जो लंबाई है उसको आप हमेशा फरलोंग में सुनते होंगे। अगर आपने नहीं सुना तो देखना कभी, वहां पे इसी तरह से मात्रक चलते हैं। तो अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो वहां पर लंबाई का मात्रक मीटर नहीं होता, वहां पर होता है सेंटीमीटर। वहां पर सभी लोग सेंटीमीटर में सुनना, कहना, मापना पसंद करते हैं, सेंटीमीटर। और द्रव्यमान के मात्रक को सभी लोग किलोग्राम में मापना, किलोग्राम में नहीं सॉरी, ग्राम में नापना पसंद करते हैं। और समय का तो हर जगह मात्रक सेकंड ही चलेगा, एलियनों के यहाँ भी सेकंड ही मात्रक चलेगा। ठीक है, हाँ अजय कुमार ने अच्छा उत्तर दिया है, गज में, आउंस में। अब 10% कंट्रीज कुछ बची,
बाकी की बची हुई 10% कंट्रीज, जैसे आप ब्रिटेन में चले जाएंगे, ब्रिटिश कंट्रीज में जाएंगे, तो वहां पर भैया जी मात्रकों की पद्धति चलती है कि लंबाई को वो लोग फुट में मापना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ फुट में ज़्यादातर चीज़ें नहीं मापी जाती, केवल जो प्लम्बरिंग का सामान होता है या जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है केवल उसको फुट में मापना पसंद करते हैं कि भाई फुट बाई फुट रेट चलेगा इसका। और आप अगर ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ पे कपड़ा भी फुट में नापा जाएगा, वहाँ पर रोड भी फुट में ही मापी जाएगी कि इतने फुट का ये चार्ज है, तो वहाँ पर फुट यूनिट चलती है। और द्रव्यमान की क्या चलती है? द्रव्यमान की पाउंड चलती है, जिसको हम हाँ एलबीएस भी कहते हैं। हालांकि पेपर में एलबीएस से कोई सवाल नहीं आएगा। और समय का मात्रक क्या चलता है? सेकंड ही चलता है। अब हम इन सभी के पहले पहले लेटर को उठाते हैं, तो पहला पहला लेटर क्या है? एम, के और एस। और इस सिस्टम का नाम हम कह देते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ये हो गया एम के एस सिस्टम। हिंदी में इसको एम के एस पद्धति कह देते हैं, बस एम के एस, और एक शब्द ऐड कर लोगे आप, क्या? पद्धति। उसके अलावा यहां अगर आप पहला पहला लेटर उठाओगे सी, जी और एस, और ये बन जाएगा आपका सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। और ऐसे ही अगर आप इनके पहले पहले लेटर को उठाओगे एफ, पी और एस को, तो ये बन जाएगा एफ पी एस सिस्टम। तो पूरे वर्ल्ड में ये 3 तरह के सिस्टम लागू होते हैं। एक एम के एस सिस्टम है, एक सीजीएस सिस्टम है, एक एफ पी एस सिस्टम है। सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा एम के एस सिस्टम में द्रव्यमान का क्या मात्रक है, एम के एस सिस्टम में मास की क्या यूनिट है? आपका उत्तर होगा किलोग्राम है। सवाल आएगा सीजीएस सिस्टम में समय की क्या यूनिट है? आप कहोगे सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो सेकंड यूनिट हो गई। एफपीएस में दूरी का क्या मात्रक है, लंबाई का क्या मात्रक है? तो आपका जवाब होगा भैया जी फुट है। तो इनकी अगर फुल फॉर्म भी याद है तो सवाल आप बना ले जाओगे, लेकिन बात सिर्फ रटने की नहीं है, बात समझने की है कि आखिर है क्या ये एम के एस, सीजीएस, एफपीएस। समझकर पढ़ने से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, रटकर पढ़ने से लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं। उसके अलावा मेरा अपना जो मेथड है वो है एक रिलेटिंग मेथड। रिलेटिंग मेथड का मतलब मैं हर अगली चीज को पिछली से रिलेट करूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक बार इसके लिए थम्स अप करिएगा कि भैया यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात मुझे समझ में आ गई है। तभी एक बार थम्स अप करिए। क्लास ठीक चल रही है क्या? दिख रही है मेरी आपको सारी चीजें? चलो, मैंने इतनी इजी वे में कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी भाई। देखो मैं फिर से कहूँगा, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। आ, आपको दिखेगा कि सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी। नवीन, एक शब्द बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लास के अलावा, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। लेकिन देखो एक समस्या है। क्या है? अभी ठीक है। एक समस्या है। क्या समस्या है? कि मान के चलिए 3 देशों के प्रधानमंत्रियों की एक सामूहिक बैठक हो रही है और वो सभी अपनी अपनी तकनीकी जोड़ के मिलकर एक मिसाइल का निर्माण करना चाहते हैं। और उसमें कौन कौन शामिल हैं? अपने इंडिया से मोदी जी शामिल हैं, अपने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, और ब्रिटिश के पीएम हैं। ठीक है, एकदम कड़क चल रही सर क्लास, तो चलो बहुत बढ़िया। तो तीनों देशों के प्रधानमंत्री शामिल हैं और चर्चा हो रही है कि यार एक जो मिसाइल है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों से पूछा और उस आधार पे कहा कि भाइयों बहनों, इस मिसाइल की लंबाई 20 मीटर होनी चाहिए, तभी ये पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर पाएगी। तो इतने में ही फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, अब देखो ये वही बात हो गई जैसे किलोग्राम और पाउंड में। तुम्हारे हाथ में चीनी रखी है, किलोग्राम में समझ आती है, बट अगर पाउंड में रख दो तो नहीं आएगी। तो वैसे ही दूसरे देशों के लिए, फ्रांस और ब्रिटेन के लिए, ये मीटर वाली भाषा नहीं समझ में आती है। उनको सेंटीमीटर, और ब्रिटेन वालों को फुट की भाषा समझ में आती है। तो सेंटीमीटर और फुट जिनके यहाँ चलता है, यानी फ्रांस और ब्रिटेन, वो प्रधानमंत्री भड़क जाएंगे, कहेंगे हे मोदी जी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? द यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर एंड फुट, नॉट द मीटर। कि भैया यूनिट तो लंबाई की सेंटीमीटर या फुट है। भाई फ्रांस वाले कहेंगे सेंटीमीटर है, ब्रिटिश वाले कहेंगे फुट है, मीटर मीटर काहे गा रहे हो? अब इतने में फ्रांस वाले भड़केंगे ब्रिटिश वालों के ऊपर, क्योंकि उनके यहाँ तो सेंटीमीटर चलती है, फुट थोड़ी चलती है। हे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन,
द यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट फुट, दिस इज सेंटीमीटर। तो मुझे लगेगा कि जो मिसाइल बनी है पहले वही ना चल जाए। तो भैया तुम खड़े खड़े कोने में हंस रहे हो, और मोदी जी ने कही तुमको जरा भी डर नहीं है जेसीबी चलाने का, जेसीबी चलवा देंगे। तुम कहोगे रुको यार, हर समस्या जेसीबी से नहीं सॉल्व होती है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। मोदी जी ने कहा क्या समाधान है? तो तुमने कहा यार मोदी जी एक बात बताओ, एक आदमी इंडिया का जापान जाए तो क्या वो जापानीज भाषा सीख के जाएगा? चाइना जाएगा, चीन जाएगा तो क्या वो चीन की भाषा सीख के जाएगा? जर्मनी जाएगा तो क्या जर्मनी की भाषा सीख के जाएगा? मोदी जी कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, तो क्या करे? उन्होंने कहा उसको इंग्लिश तो आती होगी। तो तुमने कहा यही तो तुम्हारी समस्या का समाधान है। भाई जब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें यूज हो रही हैं तो क्यों ना हम सभी मिलकर एक ऐसी चीज बना ले जो सब जगह एक समान है। जैसे हमने एक भाषा बनाई हुई है, इंग्लिश भाषा बनाई हुई है, इंग्लिश भाषा पूरे देशों में बोली जाती है, तो क्यों मैं जब मैं अपने देश में हूं अपनी भाषा बोलूं, दूसरे देश में जाऊंगा तो उस भाषा को छोड़ो इंग्लिश भाषा ले जाऊंगा। तो सभी देशों के बीच में मिलकर एक सहमति हुई कि यार ये देश वाइज अगर मात्रकों की भाषा में बात होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। कल को तुम्हें हमारी किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं, हमें तुम्हारी किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं, और तुम्हारी किताबें तो सब लिखी होंगी फुट में पाउंड में, हमारे यहाँ के लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इंजीनियर समझ ही नहीं पाएंगे, डॉक्टर समझ ही नहीं पाएंगे इन किताबों को। इसलिए जरूरी है एक ऐसे मात्रकों की पद्धति बनाना जो पूरे संसार में एक हो। इसलिए 3 मात्रकों की पद्धति के बाद भी हमें चौथी मात्रकों की पद्धति की जरूरत पड़ी, और उस चौथी मात्रक की पद्धति का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसआई सिस्टम। भैया भाई का सिस्टम है, ठीक है, तो भाई ने सिस्टम हिला डाला जिसने ये सलाह दी थी। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि तुमने शायद ये पहले कभी ना पढ़ा होगा, लेकिन मैं गारंटेड कह रहा हूँ अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि यार एमकेएस एफपीएस सीजीएस के बाद भी हमें जरूरत क्यों पड़ती है एसआई सिस्टम की। ठीक है, अब देखो इससे जुड़ी हुई 2 डेट इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली कि भाई इसकी परिकल्पना कब हुई, यानी जो ये बातें चल रही हैं ऐसा सोचा जा रहा है वो किस वर्ष की बातें हैं। तो परिकल्पना जो इसकी होती है, यानी कि इसका कंसेप्ट जो आता है वो आता है सन 1960 में। ठीक है, 1960 सन में इसका कंसेप्ट आता है। लेकिन क्या ये एक ऐसी चीज है कि जो 1 सेकंड में बना दी जाए? भाई सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, वैज्ञानिकों से मिलना है, सबके मत लेने हैं, तो ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई आज ही हो जाए। ये तो एक शादी की तरह है, हा 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 मन में लड्डू फूटा। जिस तरह से भाई आप लड़की पसंद करते हैं वो आपको पसंद करती हैं, कभी आप उनमें कोई गुण दोष बताते हैं, कई बार वो आप में बताते हैं, तो एक समय लगता है। आज आप सोच रहे हो भाई शादी हो जाए, तो इस प्रक्रिया में पूरे 11 साल लगे। हालांकि आपकी शादी में इतना लंबा समय नहीं लगेगा। इसको लागू होने में, इसको अप्लाई होने में 11 वर्षों का समय लगा, और ये 1971 में बनकर लागू हुई। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या क्या है कि बहुत सारी किताबों में आप इसको गलत पढ़ते हैं, और बहुत सारी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन गलत पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? देखिए कैसे पूछा जाता है। पूछा ऐसे जाता है, वो पूछेगा कि बताओ एसआई पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कब लागू हुई? व्हेन एसआई सिस्टम was applied, when SI system was applied, कि भाई कब SI पद्धति लागू हुई? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। और लागू होने में वो आपको कहेगा 1960, 1947, 1850, सन 1200। बताओ कौन सा उत्तर होगा? अब एक आदमी जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप कहोगे यार लागू तो 1971 में हुई थी, ऑप्शन में तो कोई नहीं है, बड़ा दिल पे दर्द होगा। तो वहां जो ड्यूटी दे रहे होंगे उनको बुलाओगे, अंकल जी यहाँ, वो आएंगे, अंकल जी इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो सही है। वो कहेंगे भैया मैं तो 10वीं पास आदमी, मैं तो एक चाय समोसा मिलेगा 500 रुपये मिलेंगे, मुझे ना पता क्या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। तो आपको
ऐसे केस में क्या करना है, देखो गलत कई बार वो ये दे देता है कि वो शब्द लागू कह देता है और ईयर पूछ लेता है परिकल्पना का। तो आपको ये देखना है कि यार ऑप्शन में कौन सा है, 1960 है तो हम 1960 लगा आएंगे। अब टेलीग्राम में मेरा गलेमान मत पकड़ना कि अजय लिखवाई तो 1971 है, टिक लगा रहे हो 1960 पे। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि कहाँ क्या उत्तर करना है। ठीक है महाराज जी, चलो अब चलते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की तरफ, अपने इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ। और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से अब हम सारी राशियों का बंटवारा करेंगे। आपने पढ़े होंगे कई बार मूल राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं, तो उन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को हम अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे। और वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी बैक टू बैक सुबह 3 क्लासेस होती हैं। अभी 9 बजे भी एक क्लास है, 5 मिनट का समय चाहिए होता है आपकी पीडीएफ सेव करने के लिए, भेजने के लिए, और दूसरी पीडीएफ को करने के लिए। अनीता यादव सर स्लो है थोड़ा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। आज आज का पहला दिन आपको मैं अपनी बातें समझाने के लिए निकाला है कि मैं आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस ला पाऊँ कि भाई पीडीएफ से हम पढ़ेंगे। अब देखो कल से हम थोड़ा पीडीएफ से पढ़ेंगे। आप बगैर मन में कोई क्वेश्चन लाए कि यार पीडीएफ से समझ नहीं आता, ये नहीं होता, शायद ना आया हो आपको पहले कभी। मैं ये भी नहीं कहता कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ से बना है वैसा, बट आप 2 दिन का मुझे समय दे दो बस, कल और परसों का पीडीएफ के साथ में। अगर आपको 1% भी कोई दिक्कत लगे तो फिर हम पीडीएफ को छोड़ देंगे, कोई और उसका विकल्प हम निकाल लेंगे। लेकिन मेरा आपसे वादा है, कंटेंट आप पूरा पढ़ के जाएंगे। एग्जाम की डेट जल्दी आने से ऐसा कभी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा कि हम इस चीज़ को 2 महीने पहले पढ़ते या इस चीज़ को हम 10 दिन बाद पढ़ रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने बता दिया है, इस तरह की चीज़ें। तो बाकी कल से मैं हर एक टॉपिक के साथ 3-3 4-4 क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको उसमें हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू भाई, आप मुझे अब तक फिजिक्स के मेरी लाइफ में बेस्ट टीचर लगे। देखो आपका जो एक ये भरोसा होता है ना, ये मेरी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसा लगता है यार, ऐसा ना हो कि पहले दिन तो खूब ताकत लगा दी, आपको भी लगे यार पहले दिन तो तुमने मेहनत कर ली इंप्रेशन देने के लिए, बट आगे के दिनों में नहीं कर रहे हो। आगे के दिनों की मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं। थैंक यू आप सभी का इतना भरोसा करने के लिए। सिर्फ मेरा वादा ये है कि भरोसा आपका टूटेगा नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और क्लास को ओवर करेंगे हम, कि कंटेंट आपको अप टू एग्जाम लेवल मिलेगा। जितना मुझे पढ़ाना है उतना ही हम पढ़ेंगे, बस उसको हम बस पीडीएफ की मदद से कर देंगे, ठीक है। बाकी आप सभी का बहुत 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 सारा थैंक यू। और मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा, बट पहले दिन पहली क्लास में मैं अपना एक फीडबैक जानना चाहता हूँ हमेशा। तो जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जब वो रात को ओपन होगा तो आप उसमें एक बार मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी। इस क्लास के बारे में आपको एक कमेंट जरूर करना है, जो टेलीग्राम ग्रुप आपका रात को शाम को खुलेगा। बाकी हर दिन हम ऐसी बात नहीं करेंगे, बस अपना कंटेंट पे फोकस करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि भाई आपको सारा का सारा ना याद करके आना है। ये जितना अभी हमने पढ़ लिया है इसको याद जरूर करके आना, तभी कल की चीज़ें आप समझ पाएंगे। मैं रिलेटिंग मेथड से चलता हूँ चीज़ों को लेके। रिलेटिंग मेथड का मतलब है कि मेरी हर अगली चीज़ पिछली चीज़ से जुड़ी हुई है। उससे क्या होता है ना, याद बहुत ना के बराबर रखना पड़ता है, कम से कम रखना पड़ता है। जब चीज़ें आप जोड़ के पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ याद है तो उसी से 10 चीज़ याद हो जाती है। इसलिए सभी से भाई रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ कल को मुझसे ये मत पूछना कि मात्रक क्या होती हैं, राशियाँ क्या होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, क्योंकि समय वैसे ही कम है। मैं बस आपसे ये तो उम्मीद करूंगा कि पिछली चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।